हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक चल रहा है। पी ब्लॉक में हमारा ऑक्सीजन परिवार के तत्व समाप्त हो चुका है। आज से हम हैलोजन परिवार के तत्व स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन परिवार की कि आवर्त सारणी में इनको क्या स्थान दिया गया है, कहां पर रखा गया है। ठीक है, तो आज हम केवल बेसिक पढ़ेंगे हैलोजन परिवार के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि आवर्त सारणी में इसका पोजीशन क्या है। तो देखो स्टूडेंट, जो 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हैलोजन परिवार के तत्व कहते हैं। तो 17वें वर्ग के तत्व हैलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो जो 17 वर्ग है दीर्घाकार आवर्त सारणी में, उसमें जो 17वां वर्ग है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 17वें वर्ग को हैलोजन तत्व कहा गया है। अब देखो, अगर हम मैनलिफ की आवर्त सारणी के अनुसार देखेंगे तो इन्हें 7th A वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया है? 7th A वर्ग में रखा गया है। याद रखना, दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार इन्हें 17 वर्ग में रखा गया है और मैनलिफ की आवर्त सारणी के अनुसार इन्हें 7th A वर्ग में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखो इनको हैलोजन क्यों कहते हैं। देखो स्टूडेंट, जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी हमें समुद्री लवणों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? समुद्री लवणों से। इसी वजह से इनको हम हैलोजन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इनको हैलोजन क्यों कहा जाता है, तो आप कह दोगे चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन सभी को समुद्री लवणों से बनाया जाता है। इसी वजह से इनको हम हैलोजन कहते हैं। ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है, याद रखोगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में हैलोजन तत्वों को रखा गया है, या फिर मैनलिफ की आवर्त सारणी के अनुसार इन्हें 7A ग्रुप में रखा गया है। हैलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको समुद्री लवणों से बनाया जाता है। फिर बात आती है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की में इनकी पोजीशन क्या है। तो समझना स्टूडेंट, ये 17वां वर्ग है, 17 के बाद 18 आएगा और 17 से पहले 16 आएगा। अगर हम मैनलिफ की आवर्त सारणी के अनुसार लिखें तो 6A हो जाता है। ये हमारा 7th A हो जाएगा और ये हो जाता है स्टूडेंट हमारा 0। क्या हो जाता है? 0। अब देखो किस तरीके से एलिमेंट्स इनमें रखे गए हैं। और याद रखना, जो हैलोजन परिवार है इसमें केवल 5 तत्व हैं। कितने हैं? 5 एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो समझो स्टूडेंट किस प्रकार से इनको रखा गया है। देखो, पहले तो हम एलिमेंट्स को रखने की शॉर्ट ट्रिक जानते हैं। अगर मैं 16 वर्ग की बात करूं तो इसको याद रखना O शशि T P O। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक को अगर आप याद रखोगे तो आपको स्टूडेंट 16 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं वो सभी के सभी याद हो जाएंगे। कैसे? O हो गया, S हो गया, C SE हो गया, TE हो गया, PO हो गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट 16 ग्रुप में रखे गए हैं। तो यहां पर हम रख देते हैं इनको ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उसके बाद बात करते हैं 17 ग्रुप की, 17 वर्ग की। तो इसमें स्टूडेंट इसको सूत्र याद रखना, फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखोगे तो आपको एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर से बनेगा स्टूडेंट F, कल से बनेगा Cl, बरसे से बनेगा Br, इंस्पेक्टर से बनेगा I और आंटी से बनेगा At। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स 17 ग्रुप में रखे गए हैं। तो यहाँ पर रख दोगे F, Cl, Br, I और At। बस यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि देखो जो 0 ग्रुप है ना स्टूडेंट, मैं थोड़ा इसको भी नीचे कर देता हूँ। F यहाँ पर कर दो और ऑक्सीजन भी थोड़ा सा नीचे कर दो। देखो, जो 0 ग्रुप है अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रखें तो ये होती है स्टूडेंट हेमा, नेहा और करीना। एक्सीलेंट इन रनिंग। इस सूत्र को अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखने हो तो आपको 0 ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी याद हो जाएंगे। कैसे? हेमा से बनता है स्टूडेंट He, नेहा से बनता है Ne, और से बनता है Ar, करीना से बनता है Kr, एक्सीलेंट से बनेगा Xe, इनसे कुछ नहीं बनेगा और रनिंग से बनाते हैं Rn। ये सारे के सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट कहाँ रखे गए? 0 ग्रुप में। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, इन सभी को कहाँ रखा गया है? 0 ग्रुप में। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा दीर्घाकार आवर्त सारणी फिर आवर्त सारणी के बारे में पता है तो आप सभी को पता होगा जो पहला आवर्त है उसमें केवल 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। तो यहाँ पर आप टॉप पर दिखाओगे हीलियम को। ठीक है,
कहां पर? सबसे ऊपर आप हीलियम को दिखाओगे ऐसे करके। अब स्टार्ट हो जाता है फिर इसके बाद He के बाद Ne, Ar, हेमा, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग। तो याद रखना स्टूडेंट, जो 16 और 17 वर्ग हैं इनमें 5-5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो जीरो ग्रुप है उसमें 6 एलिमेंट्स को रखा गया है। इतना आप याद रखोगे। अब हमें पता पड़ गया कि जो हैलोजन परिवार के तत्व हैं उनको ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बाद और जो शून्य वर्ग है उससे पहले रखा गया है। तो आवास सारणी में स्थान में आप क्या लिखोगे कि हैलोजन परिवार के तत्वों को ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बाद तथा शून्य वर्ग के तत्वों से पहले रखा गया। ये तो पोजीशन हो गई। अब बात आती है कि सर हमें इनके परमाणु क्रमांक याद नहीं होते हैं, तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक जान लो। देखो ये तो आपको पता ही होगा, इसका 2 होता है, इसका आपको शायद पता होगा, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है और इसका 10। बस इतना याद कर लो। आगे के मैं जैसे बता रहा हूं आपको वैसे फॉलो करोगे तो आपको सभी के परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। कैसे? उसके बाद स्टूडेंट आपको एक सूत्र लगाना है, +8 +18 +18 एंड +32। बस जितना भी पी ब्लॉक है अगर आप उसमें यही सूत्र फॉलो करते हो तो सभी के आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। कैसे? 8 और 8 कितना हो गया? 16। 16 और 18 कितना हो गया? 34। 34 और 18 कितना हो गया स्टूडेंट? 52। और 52 और 32 कितना हो गया? 84। तो याद हो गए सभी। क्या रटना पड़ेगा इसमें? केवल आपको ये सूत्र छोटा सा याद रखना है, इसी को आपको पूरे पी ब्लॉक में फॉलो करना है तो आपको सभी के परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। रटने से कुछ नहीं होता है इसमें। अगर ये टेबल बनाओगे तो इसी को रटते रटते आपको बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये स्टूडेंट पूरे पी ब्लॉक में फॉलो होगी। तो केवल एक बार आपको तैयारी करनी है ना, उसके बाद आपको सभी में यही रूल फॉलो करना है। कैसे? 9 और 8 कितना होता है? 17। 17 और 18 कितना होता है? 35। 35 और 18 कितना होता है स्टूडेंट? 53। और 53 और 32 कितना होता है? 85। यही आप इसमें फॉलो करोगे। 18, 36, 54 और 86। ठीक है, ये तो बात होगी स्टूडेंट की आवास सारणी में किस तरीके से हैलोजन परिवार के तत्वों को रखा गया है। आप इन शॉर्ट ट्रिक से याद रखोगे तो आपको 16, 17, 18 इन वर्गों में कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए स्टूडेंट वो याद हो जाएगा। और अगर आप ये ट्रिक याद रखते हो तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है बोर्ड परीक्षा में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हैलोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे आंसर करना है। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप आवास सारणी में स्थान बता दोगे कि हैलोजन परिवार के तत्वों को जो हमारा ऑक्सीजन परिवार है इसके बाद और शून्य वर्ग से पहले रखा गया है। इतना क्लियर हो जाएगा। आप ये टेबल बना दोगे। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको कौन कौन से लक्षण और लिखने पड़ेंगे। क्लियर है सभी को? पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूं। फिर यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं हम स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आप याद रखना, इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसको भी मिटा देते हैं अब देखो इसके बाद आपको लिखने हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण। क्वेश्चन में बता रहा हूं, जैसा क्वेश्चन पूछा है आपको वैसे ही आंसर करना है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण, इसमें आप क्या क्या लिखोगे वो जान लो। जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप वैसे लिखे आओगे ना तो आपको जितने नंबर का सवाल पूछा जाएगा पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद स्टूडेंट इसमें होता है हैलोजन परिवार के तत्वों के मुख्य लक्षण। अब इन मुख्य लक्षण में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, क्योंकि उसने सवाल में ही बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब देखो हमारे पास आप सभी को पता है, पहले पॉइंट डालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आपने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टूडेंट जरूर सीखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सिखाऊंगा नहीं, केवल बताऊंगा। अब देखो जो हमारा हैलोजन परिवार है इसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NH2NP5। क्या होता है स्टूडेंट? NH2NP5 बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका ये होता है। अभी मैं यहाँ पर पांचों के पांचों एलिमेंट्स लिखूंगा,
फिर कल बरसे इंस्पेक्टर आंटी पर। इसका 9, 17, 35, 53 और 32, 85, यही दो टाइप में मैंने आपको बताया था ये टेबल। 9 में 8 जोड़ोगे 17, 17 में 18 जोड़ोगे 35, 35 में 18 जोड़ोगे 53, 53 में 32 जोड़ोगे तो 85 हो जाएगा। इसका करोगे 1s2, 2s2, 2p5। देखो इसमें जरा देखना 2 और 5, 2 और 5, n से मतलब नहीं, n हमारी क्या है, कक्षा की संख्या है। तो दूसरी कक्षा में देख रहे हो आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप वैसे लिखो तो स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हो आप, 2,7, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और दूसरी में देखो कितने हैं 2 और 5, 7 हो गए, होगी नहीं हो गए। दूसरी कक्षा में यहाँ पे खत्म हो रही है। फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये खत्म। अगर आप इसका करोगे तो कितने, पहली कक्षा में कितने हैं 2, दूसरी में कितने हैं 8, और तीसरी में कितने स्टूडेंट 7। देख सकते हो 2 और 6, 8, तीसरी में देखो 2 और 5, 7। उसके बाद ब्रोमीन का करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 में डायरेक्ट कर रहा हूं। आबाओ के नियमानुसार पहले 4s2 आता है, उसके बाद 3d10 आता है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं जिससे कि मुझे अरेंज करके इनको ना लिखना पड़े। ओके, 3d10, 4s2 एंड 4p5। अब इसमें जरा देखना पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, दूसरी में जरा देखना कितने 8, तीसरी में जरा देखना काउंट करना 18, और चौथी में कितने 7, ऐसे करके लिखोगे। उसके बाद हम आयोडीन की बात करते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p5, ये होता है स्टूडेंट हमारा आयोडीन का इलेक्ट्रॉन का विन्यास। अब इसमें देखो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, यहां पे लिखोगे 2,8, उसके देखो 18, फिर देखो 18, और उसके बाद 7। तो 2,8, 18, 18, 7, ये हमारा आयोडीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा। इसी तरीके से आप एस्टेटिन का करोगे, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, बस यहां पर एक नया ऐड हो जाएगा f ऑफकोर्स, तो 4f14, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि स्टूडेंट 57 से लेके 71 ये होती है हमारी लेंथेनाइट श्रेणी, जिसमें ए ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और ये होती है हमारी 90 से लेके 103, इसमें भी ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा गया है। इसको एक्टिनाइट श्रेणी बोला जाता है और उसको हम लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अभी आगे इस ग्रुप के बाद हमारे जो पी ब्लॉक है इसके बाद जो आएगा डी और एफ ही आएगा, ठीक है ना, वही उसी में आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2 एंड 6p5। अब पहली कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, दूसरी में देखोगे तो 8, तीसरी में देखोगे तो 18, चौथी में देखोगे तो 32, फिर उसके बाद इसमें काउंट करोगे फिर 18, फिर उसके बाद 7। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो हेलोजन परिवार है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप इस तरीके से करके देख सकते हो। अब आप एक चीज क्या देख रहे हो कि सभी के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, 7, 7, 7 और 7। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी वर्गों को इन सभी एलिमेंट्स को एक ही वर्ग में रखा जाना सही है। क्यों? क्योंकि सभी के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर कह सकते हैं कि जो हेलोजन परिवार के एलिमेंट्स हैं इनको एक ही वर्ग में रखा जाना सही है। सेकंड जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है संयोजकता का, वैलेंसी का। किसका आता है? वैलेंसी या संयोजकता का। अब एक चीज आप क्या देख रहे हो, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? एक की। अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो संयोजकता वो कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 1। इस चीज को भी आप याद रखोगे। देखो रटना नहीं स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेलोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 1 होती है क्योंकि इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्लियर है सभी को? उसका स्टूडेंट थर्ड जो पॉइंट आता है वो होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? देखो फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -1 होती है। मतलब जो फ्लोरीन है वो -1 के साथ ही अपने यौगिक बनाता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी? -1 है। तो ये उसी हिसाब से अपने कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन इसको छोड़कर चाहे क्लोरीन हो गया, चाहे ब्रोमीन हो गया, चाहे आयोडीन हो गया, ये सभी -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अपने यौगिक बनाते हैं। -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अपने कंपाउंड्स बनाते हैं। फ्लोरीन केवल -1 में ही बनाएगा, लेकिन क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अपने कंपाउंड्स बना लेते हैं।
इस चीज को भी आप याद रखोगे। तो 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 2-4 पॉइंट्स मैं और लिखाऊंगा, उसी के साथ हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लिया होगा स्टूडेंट सभी ने। चलो इसको मिटाते हैं हम। देखो बहुत ही ये है स्टूडेंट, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं, बस थोड़ा समझने की कोशिश करो। आपको हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि आप है ना बोर्ड परीक्षा में जितना चाहते हो उतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। हमारे साथ मेहनत करते रहो बेटा, मेहनत तो आप सभी को करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। चौथा आता है स्टूडेंट, अब देखो भौतिक अवस्था की बात करते हैं हम लोग, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो देखो कमरे के ताप पर कह सकते हो, कमरे के ताप पर जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, F2 और Cl2, फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये क्या है, गैस है। कमरे के ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस है। जो ब्रोमीन है वो द्रव है, और जो हमारा I2 है वो ठोस है। कैसा है, ठोस है। इस चीज को आप याद रखना, कमरे के ताप पर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस हैं, ब्रोमीन हमारा द्रव है, और आयोडीन क्या है, ठोस है। इस चीज को आप याद रखोगे। और ये स्टूडेंट द्विपरमाणुक होते हैं सभी। आप फ्लोरीन को सिंगल नहीं दिखा सकते हो, आपको नीचे 2 लगाना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है द्विपरमाणुक होती है, ये एक अणु बनाते हैं 2 परमाणुओं से मिलकर। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखोगे। कुछ गैसें हैं या फिर कुछ गैसें क्या होती हैं, एक परमाणुक होती हैं, कुछ द्विपरमाणुक होते हैं, कुछ त्रिपरमाणुक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा। अगर हम आध्यात्मिक लक्षण की बात करें, आध्यात्मिक लक्षण, देखो सुन, जितने भी हैलोजेंस हैं वो सभी अधातुएं हैं। यहां लिख सकते हो सभी हैलोजन अधातु हैं। लेकिन जो आयोडीन है ना, उसमें धातुओं की तरह चमक होती है, बस इतना सा याद रखना। क्यों, क्योंकि आयोडीन ठोस भी है और इसमें धातुओं की तरह चमक भी होती है। ठीक है, लेकिन है ये भी अधातु, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है कि इसमें धातु की तरह चमक आती है, और दूसरा ये ठोस है। ठीक है, बस इतना सा है, इसको भी हम अधातु ही कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5वां पॉइंट। 6ठे पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी आवर्त की बात करें, आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से जो होते हैं हमारे आवर्त होते हैं। जैसे मैं आवर्त 2 की बात करूं, सपोज करो आवर्त 2, इसमें हमारा लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो आवर्त में ऐसे करके, आवर्त में इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर हम ऐसे करके चलेंगे तो सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होगी ना वो इन्हीं की होती है। लेकिन अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है क्रमशः घटती चली जाएगी। आवर्त में क्रमशः बढ़ेगी। आवर्त में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो हैलोजन परिवार के तत्वों की ही होती है। लेकिन वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान धीरे 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 करके कम होता जाता है। तो आप यहां पर ये चीज लिख लेना, ठीक है ना। आवर्त में सबसे अधिक होती है, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्रमशः घटती चली जाती है। अब बहुत सारे बच्चों को शायद विद्युत ऋणात्मकता ना पता हो, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, शायद आपके सर ने पढ़ाया होगा। तो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो आकर्षण होता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, 7वें पॉइंट में स्टूडेंट आप और लिख लेना, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एक बार इस बंधुता की स्पेलिंग स्टूडेंट चेक कर लें, ठीक है ना। आई एम नॉट कंफर्म इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है, एक बार देख लेना एफिशिएंसी सही है गलत है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, सेम है इसके साथ भी। आवर्त में अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सबसे ज्यादा जो होता है वो हैलोजेंस का ही होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे आवर्त में सबसे ज्यादा किसकी होती है, हैलोजन परिवार के तत्वों की। और वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धीरे धीरे करके कम होता जाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखोगे, जो आपने यहां लिखा वही आपको यहां पर लिखना है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है, एक बार इसको चेक कर लेना और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रमशः घटता जाता है, इतना लिख लोगे। सभी को समझ में आ गया इतना तो। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है स्टूडेंट, अब देखो कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु है, मैं किसी की भी बात कर सकता हूं, जैसे सबूत कर लो Cl है, कोई भी उदासीन गैसीय, सोडियम ले लो। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हो, क्या कराते हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर ऊर्जा की जो मात्रा मुक्त होगी, या फिर हम अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया, क्या कराया, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर ऊर्जा मुक्त होने वाली है। तो जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी को हम
इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखो एक आयनन विभव होता है, आयनन विभव का मतलब है कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम आयनन विभव कहते हैं। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराओगे किसी उदासीन गैसीय परमाणु में तो जितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इन दोनों को अंतर समझ लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो जैसे मैंने आपको बोला, अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हैलोजन परिवार के तत्वों की, या फिर वो FCl Br I इस तरीके से कह देगा, आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए, तो आपको ये सातों के सातों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। आज हमने केवल हैलोजन परिवार का थोड़ा सा बेसिक जाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को तो स्टूडेंट यहीं पे समाप्त करेंगे। अब मैं अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्लोरीन पढ़ाऊंगा पूरा, क्लोरीन को कैसे बनाया जाता है सामान्य विधियों के द्वारा। उसके बाद मैं एक प्रयोगशाला विधि भी करा दूंगा और एक औद्योगिक विधि है डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण, वो भी पढ़ाने वाला हूं। वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो डीकन विधि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी लगी है तो एक लाइक करने में कंजूसी मत करना।